नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि वहां पर सिविल वार छिड़ गया है। अब सिविल वार छिड़ गया है और क्या क्या उससे संबंधित बातें हैं, क्यों गिरफ्तारी की गई है, क्या उनकी गिरफ्तारी का कोई एक कारण है या कुछ और भी कारण है। जैसे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वहां भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB। इस एजेंसी की बात करें तो इसका गठन मुशर्रफ के समय हुआ था, परवेज मुशर्रफ। उन्होंने इस एजेंसी का गठन अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए किया था। उसके बाद से ये एजेंसी लगातार, जैसे भारत में IB है, CBI है इत्यादि, उसी तरह से NAB पाकिस्तान में है। जितने भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो भी शासक रहे हैं, उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ इस एजेंसी का इस्तेमाल किया है। यही एजेंसी इमरान खान को ले गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ तो हो रही है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान खान को लेकर के लगातार नारे लग रहे हैं। वहाँ की आवाम ये कह रही है कि कहा था इमरान को मत छेड़ना, और ये बात सेना के लिए जनता कह रही है। स्वाभाविक सी बात है कि यह इमरान खान के समर्थन में बोला जा रहा है। यह पहला मौका है जब वहाँ की आवाम और खुद इमरान खान खुले तौर पर सेना को चुनौती दे रहे हैं या सेना के बारे में बोल रहे हैं। सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है पाकिस्तान में, और अगर सेना के खिलाफ इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की शासन व्यवस्था के लिए यह स्थिति काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जनता आगजनी की घटनाएं कर रही हैं। तमाम तरह के जो वहाँ पर जैसे भारत में AIR न्यूज़ है, उसी तरह से वहाँ का एक रेडियो चैनल है, उस पर अटैक किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद में, इत्यादि इत्यादि ये घटनाएं हो चुकी हैं। जो वहाँ की आवाम नारे लगा रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है, हक है हमारा आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। कुछ और नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये नारे लगातार वायरल हो रहे हैं। अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। यह सेना के लिए और वहाँ की पुलिस के लिए कहा जा रहा है। जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसकी पृष्ठभूमि बताती है कि जो पाकिस्तान है ट्रिपल ए के द्वारा संचालित होता है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। A फॉर अल्लाह, A फॉर आर्मी और A फॉर अमेरिका, तीन बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पाक इसके द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का निर्माण कैसे हुआ है। हालांकि आप कुछ अपवाद कह सकते हैं। जब मैं इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब पाकिस्तान की मांग हो रही थी, उस दौरान कुछ लोगों ने ये नारा लगाया था कि तलवार के दम पर, अगर विभाजन नहीं होगा तो तलवार के दम पर हम पाकिस्तान लेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी बनाया गया। आगे चलकर के ये भी कहा जाता है कि जिन्ना, जो पाकिस्तान को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, वो खुद भी इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में थे कि क्या मैं जो चाहता था, जैसे पाकिस्तान की कल्पना मैंने की थी, वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया। तो आप ये कह सकते हैं आत्मग्लानि का भाव उस समय उनके अंदर था। ठीक बात है। दरअसल तलवार के दम पर पाकिस्तान बना और तलवार के दम पर ही वहां पर शासन व्यवस्था भी कायम होती है। 1947 से लेकर के अभी तक 2023 तक की बात करें तो 23 प्रधानमंत्री वहां हो चुके हैं और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। स्वाभाविक सी बात है, सेना का हस्तक्षेप वहां पर ज्यादा रहा है।
सेना के हस्तक्षेप की जब हम बात कर रहे हैं तो सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो तभी बनाया जा सकता है या किसी व्यक्ति को तभी चुना जा सकता है जब वहां पर तहरीक ए तालिबान जो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में एक्टिव है, यह एक आतंकवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन आप कह सकते हैं, उसकी सहमति होगी तभी कोई सेनाध्यक्ष पद पर जा सकता है या बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक चरमपंथी संगठन का वहाँ के सेनाध्यक्ष के निर्धारण में या सेनाध्यक्ष बनने में महत्वपूर्ण भूमिका कहें तो ये गलत नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की राजनीति में सेना की भूमिका होगी और वो हमने हमेशा से ही देखा है। जब भी कोई ऐसा मसला आता है वहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी या इससे संबंधित बातों को लेकर के जनता आवाज़ उठाती है, वैसे ही भारत के खिलाफ या आप यूँ कहें कि राष्ट्रवाद का मसला लेकर के, जिहाद का मसला लेकर के भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने या उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। अब जो हालात हैं वो हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं भारत के संदर्भ में, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि पूरे एशिया की बात करें, ख़ास करके जो भारत एक उपमहाद्वीप है उसके संदर्भ में भी ये बातें कही जा रही हैं। तो क्या कुछ हालात हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे विवाद की पृष्ठभूमि ये कहती है, बहरिया टाउन नामक एक कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी के मालिक पर या यूं कहें इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही इमरान खान वहां के पीएम बनते हैं, इस कंपनी पर से सारे मामले हटा लिए जाते हैं। मामले हटाने के साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बहरिया टाउन नामक कंपनी है, उस कंपनी ने इमरान खान को बड़े पैमाने पर उपहार दिया। 5 बिलियन का यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं इसे घूस कह रहा हूँ, मीडिया इसे घूस बता रही है। उनका कहना है कि उन्हें 5 बिलियन का उपहार दिया गया। न केवल 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का उपहार दिया गया बल्कि 100 कनाल जमीन भी दिया गया। जब मैं कनाल की बात कर रहा हूं तो जैसे भारत में 20वां बीघा भूमि की माप की एक इकाई है, वैसे ही पाकिस्तान में कनाल भूमि की माप की एक इकाई है। तो 100 कनाल जमीन इनको उपहार में उस कंपनी ने दिया। अब यहां तक तो बात तो ठीक है, कंपनी ने उपहार में दिया, इमरान खान को दिया। तो ये इमरान खान उस धनराशि को लेकर के, उस जमीन को लेकर के क्या कर सकते थे? चूंकि ये पीएम थे तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपने हित में नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है अल कादिर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने उनकी अर्थात इमरान खान की जो बीबी हैं, पत्नी हैं, बुसरा बीबी, इनको बनाया गया और खुद इमरान खान इसके ट्रस्टी बने। इमरान खान का ये कहना था कि जो ज़मीन है उस ज़मीन पर एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय बनाया भी गया। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। अब यहाँ तक होने के बाद इमरान खान पर सवाल ये है कि आरोप क्या है। इमरान खान पर आरोप यह है कि उस कंपनी से इन्होंने रिश्वत लिया। तो पहला मामला जो बनता है और जो मामले आ रहे हैं वो ये हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन भ्रष्टाचार तक ही मामला सीमित नहीं है। लगभग उन पर 84 केस अभी तक दर्ज है, उससे ज़्यादा ही मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या इत्यादि इत्यादि वगैरह सब कुछ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। इन्होंने जो बहरिया टाउन कंपनी है उसकी मदद की थी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। महिला जज जब ये अपदस्थ हुए तो महिला जज को इन्होंने धमकी दिया था और उनको अपमानित किया था, वो भी इन पर आरोप लगता है और उस पर भी, इस मामले पर भी उन पर केस दर्ज किया गया है। वहाँ की जो मीडिया है उसने ये कहा जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट में 180 मिलियन पाउंड का फंड आया। उस फंड में से महज 8.5 मिलियन ही खर्च किया गया, बाकी पैसा इन्होंने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खर्च किया। इमरान खान की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है तोशा खाना, जिसमें महत्वपूर्ण जो तोहफे होते हैं वो रखे जाते हैं, उस तोशा खाने में से जो कीमती तोहफे थे उनको अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान ने बेच दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ये आरोप इन पर लग रहे हैं।
लेकिन केवल मामला यही नहीं है, मामला यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान में जब इनको अपदस्थ किया गया था, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। वर्तमान जो शाहनवाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वो उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो वहाँ पर चुनाव कराएं। चुनाव कराने को लेकर के कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया कि मई 2023 में चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान शाहनवाज शरीफ हैं, वो प्रधानमंत्री, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर चुनाव हो। मामला यहाँ तक है। अगर चुनाव होता है तो इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ी हुई है और वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। चूंकि इमरान खान ने लगातार सेना पर और वर्तमान सरकार पर, न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी की है, उनकी आलोचना की है और लगातार वो जनसभाएं किए हैं। उन जनसभाओं के माध्यम से इनको उन्होंने दोषी ठहराया है, उनसे संबंधित बातों को उजागर किया है। स्वाभाविक सी बात है, जनता एक स्थिर सरकार चाहती है। वो इमरान खान के रूप में अपना प्रधानमंत्री या अपना नेता देख रही है और विरोधी पार्टी नहीं चाहती कि इमरान खान दोबारा से सत्ता में आए। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा बनाए जा रहे हैं। सेना नहीं चाहती, चूंकि सेना के खिलाफ ये पहला मर्तबा है जो खुद जनता और इमरान खान उसके खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में इनका बाहर रहना सेना और सत्ता दोनों के लिए खतरनाक है, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बातें बताई जा रही हैं। अब 2-3 बातें और समझनी है। अगर इमरान खान थोड़े समय के लिए जेल में रहते हैं और फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है, सबसे ज़्यादा लाभ जो होगा इमरान खान को होगा, क्योंकि जनता का उनके साथ समर्थन है और जनता में और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। जनता को ये लगेगा कि उनकी जीत हुई है और इमरान खान बाहर आ गए हैं और उनके साथ उनका इमोशन और जुड़ जाएगा और आने वाले चुनाव में इमरान खान को लाभ हो सकता है। अगर वो लंबे समय के लिए जेल जाते हैं तो भी जनता उनके खिलाफ होगी, अर्थात वर्तमान सरकार के खिलाफ होगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूर हो सकता है कि बिना एम्पायर के ये मैच खेलेंगे, मतलब वर्तमान पार्टी, वर्तमान सरकार। तो यहाँ ये स्थितियां बन रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इस बात को समझने के बाद इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उनको देख लेते हैं। तो इमरान खान जैसे ही उनको गिरफ्तार करने की बात खबर आई या जैसे ही उन्हें लगा कि गिरफ्तार होगा, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया और वीडियो संदेश अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI संक्षेप में, उसके ट्विटर हैंडल पर वीडियो के माध्यम से कहा कि हो सकता है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो मुझे बाहर न आने दे। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि आपके अधिकारों को दबाया जा रहा है, यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं होने देना चाहती है सरकार, यहाँ की सेना, इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है कि ये मेरा आपको अंतिम संदेश हो, दोबारा मैं आपसे न जुड़ पाऊँ क्योंकि मेरी हत्या हो सकती है, इत्यादि बातें ये हिडन है। एक तो ये बात उन्होंने कही। इस बात को लेकर के इस्लामाबाद में व्यापक हिंसा हो रहा है कि जो इमरान खान हैं उनको छोड़ दिया जाए। जनता यहां तक कह रही है कि पहले ही कहा था इमरान को मत छेड़ना। ये सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी को कहा जा रहा है। सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये पहला मौका है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। उनके समर्थक पाकिस्तान अर्थात पूरे पाकिस्तान को शट डाउन करने की बात कह रहे हैं, उसकी मांग कह रहे हैं। ये वहां पर PTI, वहां उनकी इमरान खान की पार्टी है। अब इमरान खान की प्रतिक्रिया यह है कि पाकिस्तानी सेना इमरान खान के खिलाफ है और सत्ता प्राप्ति की चाहत के लिए वो लोग लगातार इमरान खान को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान सत्ता में आए, वो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जनता के वेलफेयर में काम नहीं करना चाहते हैं। इनका कहना है कि आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए मैं आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। ये तो बात हम लोगों ने समझ लिया। अब जो पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका की बात करें तो वहां पर एक संगठन है जिसे TTP संक्षेप में कहा जाता है, तहरीक-ए-तालिबान।
यह खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में एक्टिव है। और जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, सेनाध्यक्ष के निर्धारण में या उस पद पे कौन व्यक्ति जाएगा, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, या दल आप यूं कह सकते हैं तख्ता पलट हुआ है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी जो हत्याएं हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ आंकड़े हमारे पास है। इनको देखिए। सैन्य शासन वहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ, धर्म आधारित लोकतंत्र स्थापित हुआ पाकिस्तान में। लेकिन 1956 से लेकर के 71 तक वहाँ पर सैन्य शासन रहा, 77 से लेकर के 88 तक रहा, 99 से लेकर के 2008 तक रहा। जनरल जिया उल हक 1 मार्च 1947 को इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर परवेज मुशर्रफ, आप ये देखेंगे, ये सेनाध्यक्ष से सत्ता में आ गए, राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये आप देख रहे हैं, ये चारों हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, इन्होंने या तो सत्ता तख्ता पलट किया या फिर इनकी हत्या की गई। तो यहां पर आप लोगों ने ये समझ लिया। पाक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात करें तो अपदस्थ किया गया, हत्या किया गया। 1947 से लेकर के अब तक 23 पीएम बदले गए, कोई भी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। तख्ता पलट कर दिया गया, किस आधार पर? तो उन्हें या तो तख्ता पलट कर दिया गया किसी और व्यक्ति के द्वारा, या फिर उन्हें अयोग्य करार दे करके उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान की अस्थिरता आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कुछ और बातें, भारत पर सवाल ये उठता है कि प्रभाव क्या होगा। तो अगर भारत के पड़ोस में कोई देश राजनीतिक रूप से अस्थिर होता है, जैसे कि कुछ समय पहले हमने देखा नेपाल के बाद हमने ये भी देखा कि म्यांमार में स्थिति तो है ही, वहाँ पर सैन्य शासन है। श्रीलंका सबसे जीवंत एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर पाकिस्तान राजनीतिक रूप से अस्थिर होता है तो सबसे पहले वहाँ आप देखेंगे जो चरमपंथी संगठन है वो एक्टिव होंगे, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार होगी तो उसके प्रति भारत की सरकार उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए कह सकती है, या उस देश के खिलाफ ये बात कह सकती है, उनसे बात कर सकती है कि आपकी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? अगर कोई वहाँ पर ऐसी सरकार नहीं होगी, जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, भारत के खिलाफ छद्मवार कर सकते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को सुरक्षा पर अपना खर्च बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ऐसा भारत करता है, चूंकि करना ही पड़ेगा क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, स्वाभाविक सी बात है भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और इससे भारत का राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही पाकिस्तान के साथ हमारे जैसे भी संबंध हो, लेकिन आयात और निर्यात भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है, तो आयात निर्यात प्रभावित होगा, या यूं कह सकते हैं व्यापार प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी देश में भय या इस तरह का माहौल होता है तो जो निवेशक हैं वो निवेश करने से बचते हैं। स्वाभाविक सी बात है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी निवेश प्रभावित होगा, और इस सिविल वार की सिचुएशन में पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला भारत के हैं, उन्होंने ये कहा था कि अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। उस अस्थिरता का लाभ उठा करके जो चरमपंथी लोग हैं भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस उपमहाद्वीप में शासन व्यवस्था या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र में या पड़ोसी देश में शांतिपूर्ण स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। साथ ही साथ वहाँ पर एक जवाबदेह लोकतांत्रिक सरकार भी हो। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देखा, समझा। आज की क्लास में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।